प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी भूगोलवेताओं की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महान भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। ग्रिफिथ टेलर जो है उनका जीवन काल 1880 से 1963 के बीच का रहा है और ये अमेरिकी ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेता माने जाते हैं। सबसे पहले इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। महान अमेरिकी भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर का जन्म 1880 में लंदन में हुआ था। टेलर के पिता एक खनन इंजीनियर थे और इनके माता पिता 1892 में ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में जाकर बस गए थे। टेलर की प्रारंभिक शिक्षा ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। 1904 में सिडनी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ली और 1907 में ग्रिफिथ टेलर की प्रथम नियुक्ति सिडनी विश्वविद्यालय में खनन विभाग में भू आकृति विज्ञानी के पद पर हुई थी। सिडनी विश्वविद्यालय जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। टेलर ने 1916 में अंटार्कटिका की भूवैज्ञानिक संरचना विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि उनका डॉक्टरेट का शोध विषय क्या था। इसके बाद 1918 से 1920 तक टेलर ने मेलबर्न विश्वविद्यालय में भौतिक भूगोल के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया और 1920 में जब सिडनी विश्वविद्यालय ने भूगोल का स्नातकोत्तर विभाग खोला तब ग्रिफिथ टेलर को उसका प्रथम प्रोफेसर नियुक्त किया गया। ग्रिफिथ टेलर जो है ना, इन्होंने भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया था। इसी क्रम में कई वर्षों तक ये ऑस्ट्रेलियाई मौसम सेवा के सक्रिय सदस्य रहे और 1928 में सिडनी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद से त्यागपत्र देकर संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और वहां शिकागो विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर के रिक्त पद पर नियुक्त किए गए, जहां वे 1935 तक कार्य करते रहे। यानी जिन जिन विश्वविद्यालयों में उन्होंने अध्यापन करवाया था उनका भी एक क्रम आपको याद रखना चाहिए कि इसके बाद कौन से विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर बने थे। यानी शुरुआती कार्य जो भूगोल के क्षेत्र में इनका था वो ऑस्ट्रेलिया में रहा और इसके बाद ये यूएसए में आ गए थे। 1935 में टेलर शिकागो से टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा चले गए और वहां 1951 तक भूगोल के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष पद पर कार्य किया। टोरंटो विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात 70 वर्ष की आयु में टेलर पुनः ऑस्ट्रेलिया चले गए, जहां उन्हें सम्मान सहित राष्ट्रीय प्रोफेसर बना लिया गया। यानी यूएसए से वापस ऑस्ट्रेलिया की तरफ प्रस्थान कर लिया इन्होंने। 1958 में ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेता संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष चुने गए। ग्रिफिथ टेलर का ऑस्ट्रेलिया के प्रति सदैव लगाव बना रहा, इसीलिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया का भूगोल भी लिखा। यानी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया का भूगोल। इसके लेखक है ग्रिफिथ टेलर। इस तरह से अगर हम देखें तो यानी लंदन से इनकी यात्रा शुरू हुई, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंची, ऑस्ट्रेलिया से यूएसए, यूएसए के बाद कनाडा गए और कनाडा से वापस ऑस्ट्रेलिया आ गए। यानी कई देशों में इनका कार्य क्षेत्र विस्तृत रहा। इसके बाद हम देखते हैं टेलर की मुख्य रचनाएं, यानी इनके द्वारा लिखी गई जो मुख्य पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी है। यानी ग्रिफिथ टेलर ने 40 से अधिक पुस्तकें, अनेक शोध प्रबंध और लेख प्रकाशित किए थे। उसमें सबसे पहला है ऑस्ट्रेलिया फिजियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक। अगर हिंदी में पढ़ें तो ऑस्ट्रेलिया भौतिक और आर्थिक, यानी ऑस्ट्रेलिया का भूगोल है ये। दूसरा है ऑस्ट्रेलियाई पर्यावरण और इसका ब्रिटिश अधिवास पर प्रभाव, यानी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश का जो अधिवासीय क्षेत्र पर्यावरण क्षेत्र है उसको इंटरकनेक्ट किया था। तीसरी जो पुस्तक है इनकी वो है रेशियल ज्योग्राफी। अगली पुस्तक है अर्बन ज्योग्राफी और पांचवी जो पुस्तक है वो है एसेज ऑन पॉपुलेशन ज्योग्राफी, यानी जनसंख्या भूगोल पर भी इनका महत्वपूर्ण कार्य रहा है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है एनवायरनमेंट, रेस एंड माइग्रेशन। जो इनका प्रजातियों से संबंधित प्रवास कटिबंध का सिद्धांत है वो इसी पुस्तक में दिया गया है। नेक्स्ट जो पुस्तक है वो है कनाडा का पर्यावरण और इसका ब्रिटिश और फ्रांसीसी अधिवास पर प्रभाव, यानी इसमें इन्होंने कनाडा और ब्रिटेन फ्रांस को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश की। नेक्स्ट पुस्तक है वो है कल्चरल ज्योग्राफी और उससे आगे जो है वो है 20वीं सदी का भूगोल। ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी। भूगोल का जो हर पहलू है उसको ग्रिफिथ टेलर जो है वो छूते हुए जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पुस्तक है वो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका की भौमिकीय संरचना। दक्षिणी ध्रुव पर जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसकी भौमिकीय संरचना के बारे में ग्रिफिथ टेलर ने विस्तार से लिखा है। नेक्स्ट जो पुस्तक है वो है हमारी विकासशील सभ्यता, भू शांति एवं विश्व शांति के पथ के भौगोलिक पक्षों का परिचय। और जो लास्ट पुस्तक है वो है जर्नी मैन टेलर, यानी यात्री टेलर। इन्होंने जो विश्व का भ्रमण किया उस
को उन्होंने विश्व को किन नज़रों से देखा, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में इन्होंने किस तरह से विश्व का भ्रमण किया, उस सब का वर्णन इसमें है। यानी दोस्तों अगर हम इनकी पुस्तकों की लिस्ट देखें तो उसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सारे पक्ष जो है वो इन्होंने समाहित किए हैं। अब अपना जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें देखते हैं कि टेलर का भूगोल के क्षेत्र में क्या योगदान है। टेलर बहुआयामी भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने भौतिक भूगोल, प्रजातीय भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल आदि भूगोल की विभिन्न शाखाओं के क्षेत्र में कार्य किया। उनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है पहला, वो है प्रवास कटिबंध सिद्धांत, माइग्रेशन जोन थ्योरी, जो उन्होंने 1919 में प्रतिपादित की थी। यह मानव प्रजातियों के विकास और उद्भव से संबंधित एक सिद्धांत है जिसे आपने पहले भी पढ़ा होगा, जिसे प्रवास कटिबंध सिद्धांत या जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी, कटिबंध और स्तर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने मानव प्रजातियों की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या काल और क्षेत्र के संदर्भ में की। उन्होंने बताया कि सभी मानव प्रजातियों की उत्पत्ति महाहिम युग से पहले हो चुकी थी, यानी प्लीस्टोसिन काल से पहले सारी मानव प्रजातियां पृथ्वी पर आ चुकी थी। उन्होंने मध्य एशिया को समस्त प्रजातियों का उद्भव स्थल माना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से, जहाँ से फैलकर वे विभिन्न महाद्वीपों तक पहुँच गई। टेलर के अनुसार आदिकाल में जब मध्य एशिया की जलवायु गर्म और मानव निवास योग्य थी, वहाँ सर्वप्रथम निग्रिटो प्रजाति का उद्भव हुआ। ये भी एक प्रश्न है कि सबसे पहले कौन सी प्रजाति आई। बाद में जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ की जलवायु अति शीतल हो जाने से मानव प्रवास बाहर की ओर हुए। पुनः अंतरहिम युग में जलवायु गर्म और निवास योग्य होने पर वहाँ दूसरी प्रजाति विकसित हुई जो पहले से अपेक्षाकृत उन्नत थी। टेलर महोदय का मानना है कि एक के बाद दूसरी प्रजातियां जो है वो उत्पन्न होती गई। अगला हिमयुग आने पर निग्रो प्रजाति भी बाहर की ओर स्थानांतरित हुई। इस प्रकार मध्य एशिया में हिमयुग और अंतर हिमयुग के क्रमिक आगमन से मध्य एशिया में 7 प्रमुख प्रजातियों का विकास हुआ जो हिमयुगों में बाहर की ओर हटती गई। यानी मानव प्रजातियों का विकास कहाँ हुआ? मध्य एशिया में हुआ। और कितनी प्रजातियां वहाँ उत्पन्न हुई? तो उत्तर होगा 7 प्रजातियां हुई। सबसे प्राचीन जो है वो निग्रिटो है। बाद में विकसित प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों की तुलना में अधिक उन्नत और सबल होती थी। इस प्रकार मध्य एशिया से क्रमशः निग्रिटो, नीग्रो, ऑस्ट्रेलियाई, भूमध्य सागरीय, नार्डिक, अल्पाइन और मंगोलॉइड प्रजातियों का विकास हुआ। इसके बाद में विकसित होने वाली प्रजातियां स्थानांतरण द्वारा अपनी पूर्ववर्ती प्रजातियों को बाहर की ओर ढकेलती गई। इस प्रकार जिन प्रजातियों का विकास सबसे पहले हुआ था वे वर्तमान समय में महाद्वीपों के बाह्य कटिबंधों यानी सीमांत क्षेत्रों में पाई जाती हैं और बाद में विकसित होने वाली प्रजातियां क्रमशः महाद्वीपों के भीतरी कटिबंधों में पाई जाती है। इस प्रकार सबसे बाद में विकसित मंगोलॉइड प्रजाति मध्य एशिया में निवास करती है। टेलर के अनुसार यदि मध्य एशिया अथवा अन्य भागों में खुदाई की जाए तो सबसे नीचे प्राचीनतम प्रजाति के अवशेष मिलेंगे और उनके ऊपर क्रमशः प्रवर्ती प्रजातियों के अवशेष मिलेंगे और सबसे ऊपर नवीनतम प्रजाति के अवशेष विद्यमान होंगे। इसके बाद टेलर की जो अगली थ्योरी है वो है नवनियतिवाद या रुको और जाओ नियतिवाद। टेलर को नवनियतिवाद अथवा नवनिश्चयवाद का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने नियतिवाद को नवीन स्वरूप प्रदान किया और मानव पर प्रकृति के नियंत्रण की नहीं बल्कि उसके प्रभाव की व्याख्या की। टेलर ने इस बात पर बल दिया कि मानव जीवन पर प्रकृति के नियंत्रण की पूर्ण उपेक्षा नहीं की जा सकती, भले ही उसमें संशोधन किया जा सकता है। टेलर ने अपने इस संशोधित नियतिवाद को वैज्ञानिक नियतिवाद या ठहरो और जाओ नियतिवाद कहा है। उनके अनुसार प्रकृति चौराहे पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस के समान है जो यात्रियों को चौराहे पर नियंत्रित करती है किंतु उनके गंतव्य को नहीं बदलती है। जिस प्रकार यात्री को अपनी भलाई के लिए यातायात नियमों का पालन करना श्रेयकर है, उसी प्रकार मनुष्य को भी प्राकृतिक नियमों को ध्यान में रखकर कार्य करना ही हितकारी है, अन्यथा उसे अज्ञात कठिनाई या दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। इस प्रकार टेलर का नवनियतिवाद यह प्रतिपादित करता है कि मनुष्य पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण नहीं है किंतु उसके प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी टेलर जो है वो एक बीच का रास्ता हमें निकाल के देते हैं कि ना तो प्रकृति का दास बनना है और ना प्रकृति का मालिक बनना है, बल्कि उसके साथ सहयोग करना है। इनके बाद अगला जो टेलर का सिद्धांत है वो है नगरीय विकास की अवस्थाएं। ग्रिफिथ टेलर ने 1953 में नगरों के विकास की 7 क्रमिक अवस्थाओं का वर्णन किया है जो इस प्रकार है। पहली अवस्था है पूर्व शैशवावस्था।
यह विकास की पहली अवस्था है। इसमें सड़क के किनारे कुछ मकान और दुकानें पाई जाती है। ये नगर के विकास का क्रम बता रहे हैं। दूसरी है शैशवावस्था, इन्फेनेटाइल स्टेज। इसमें सड़कों का जाल बनने लगता है और घरों की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो अवस्था है वो बाल्य अवस्था है, जिसे हम तीसरी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र स्पष्ट होने लगते हैं, यानी नगर में जो अलग अलग कार्यों के लिए क्षेत्र है वो निर्धारित हो जाते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था। इसमें नगर का बाह्य विस्तार होता है और आवासीय भवनों में विविधता आने लगती है। प्रौढ़ावस्था में यह नगर की पूर्ण विकसित अवस्था है। इसमें विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। उत्तर प्रौढ़ावस्था में नगरीय विकास की चरम अवस्था है, जिसमें नगर का ऊर्ध्ववर्ती विकास अधिक होता है, यानी नगर में भूमि की कमी हो जाती है, जिसके कारण बिल्डिंग्स जो बनती है वो ऊंचाई की तरफ बनने लगती है। और अंतिम अवस्था है ये वृद्धावस्था है। यह नगरीय विकास की अंतिम और पतन की अवस्था है, जिसमें नगर के अनेक भाग उजाड़ होने लगते हैं और नगर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। यानी पूर्व शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक नगर की 7 अवस्थाएं ग्रिफिथ टेलर ने बताई है, जो नगरीय भूगोल के क्षेत्र में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और नगर की अवस्थाओं से संबंधित जो ये सिद्धांत या जो अवस्थाएं बताई है वो विश्व के लगभग प्रत्येक नगर पर लागू भी होती है, यानी वर्तमान में भी ये सिद्धांत प्रासंगिक है। टेलर महोदय का अगला सिद्धांत है मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। ग्रिफिथ टेलर ने 1921 में कपाल सूचकांक और बालों की बनावट को प्रमुख आधार मानते हुए मानव प्रजातियों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया है। यानी टेलर ने 7 प्रजातियां बताई है। इसमें पहली प्रजाति है निग्रिटो। इसकी विशेषता है पतला सिर और अत्यधिक छल्लेदार बाल होते हैं इस प्रजाति के। उससे अगली प्रजाति है निग्रो। बहुत लंबा सिर होता है और बाल इसके छल्लेदार होते हैं। तीसरी प्रजाति है ऑस्ट्रेलॉइड। इसका लंबा सिर है लेकिन बाल जो है वो मध्यम घुंघराले हो जाते हैं। इसके बाद भूमध्य सागरीय प्रजाति जो है उसका सिर का आकार थोड़ा कम होकर मध्यम लंबा सिर हो जाता है और बालों की बनावट है वो लहरदार है। भूमध्य सागरीय के बाद जो प्रजाति आई है वो है नार्डिक। इसमें सिर का आकार मध्यम हो गया और बाल है वो लहरदार है। इसके बाद अल्पाइन प्रजाति है, जिसका सिर चौड़ा है और सीधे बाल है। इसको पश्चिमी प्रजाति भी बोलते हैं, चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजाति। और इसके बाद आ गई है मंगोलिक प्रजाति या मंगोलॉइड प्रजाति, जो सबसे नई प्रजाति है। इसका सिर अधिक चौड़ा होता है और बाल है वो सीधे होते हैं। यानी विश्व में सबसे नई प्रजाति जो है वो मंगोलॉइड है और सबसे प्राचीन प्रजाति जो है वो निग्रिटो है। निग्रिटो से लेकर मंगोलॉइड तक की जो मानव प्रजातियों के विकास का क्रम है उसमें उनके सिर का आकार भी बदला है, त्वचा का रंग भी बदला है और बालों का जो शेप है वो भी बदली है। विद्यार्थियों, टेलर महोदय का एक महत्वपूर्ण योगदान जलवायु भूगोल में भी रहा है, जिसमें उन्होंने 2 रेखा चित्रों का निर्माण किया है। टेलर ने ऑस्ट्रेलिया की मौसमी दशाओं को प्रदर्शित करने के लिए 2 नवीन रेखा चित्रों या ग्राफ का निर्माण किया, जिन्हें क्लाइमोग्राफ और हिद्रोग्राफ के नाम से जाना जाता है। इन ग्राफों के प्रथम निर्माता टेलर ही थे। इन्होंने क्लाइमोग्राफ द्वारा किसी स्थान के 12 महीने के आर्द्र बल्ब तापमान और सापेक्ष आर्द्रता को और हिद्रोग्राफ द्वारा 12 महीने के औसत तापक्रम और वर्षा की मात्रा को बहुभुज के रूप में प्रदर्शित किया। यानी इन्होंने 2 ग्राफ बनाए थे, हिद्रोग्राफ और क्लाइमोग्राफ। ये प्रश्न भी यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस प्रकार भूगोल जगत जो है, अपना भूगोल पढ़ाने वाले विद्यार्थी है वो सब टेलर के ऋणी रहेंगे, क्योंकि इन्होंने लगभग भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के सभी क्षेत्रों को छूने की कोशिश की, सभी क्षेत्रों में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था।